आज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे लॉज हैं, तो शुरुआत करते पहले फर्स्ट लॉ से। पहला लॉ क्या कहते हैं? पहला लॉ क्या कह रहा है कि चाहे कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, चाहे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। वो ना तो खत्म हो रही है कंप्लीटली, ना ही वो नई क्रिएट की जा रही है। और से चाहे फिजिकल चेंज है हमारे पास, चाहे केमिकल चेंज है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, उसमें एनर्जी की कन्वर्जन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी जो तो कन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी हमारे पास है, टोटल एनर्जी जो है हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो ये है मीनिंग। दैट मीन्स इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पहले पढ़ा होगा आपने। although it can be converted from one form into another। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो भी आपको डिफाइन एंड स्टेट वगैरह कहीं, तो उसमें आपने यही चीज देखनी है। होता क्या है, चाहे कोई फिजिकल चेंज आ रहा है, चाहे कोई केमिकल चेंज आ रहा है, एनर्जी ना तो क्रिएट होगी, ना ही डिस्ट्रॉय होगी, पर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है। now इसकी एग्जांपल हम दोनों क्लासेस में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू वायर्स, वो फैन तक पहुंचती है। तो फैन में अगर बिजली छोड़ने लगे ऐसे, तो हम सबको करंट ही लगेगा, है ना। लेकिन वो क्या छोड़ता है? हवा। चाहे सीलिंग फैन है, चाहे टेबल फैन है, तो उसमें क्या हो, जो उसके फर होते हैं, जो उसके पंख होते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो जो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस की जो टोटल एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। अब ये सिर्फ चेंजेस में नहीं होता, केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। ये लॉ केमिकल रिएक्शंस में भी वैलिड है। केमिकल रिएक्शन में कैसे वैलिड है? जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, देखो, वो रिलीज भी हो सकती है। सीधी सी बात है, वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और जो पूरा तो पूरा केमिकल रिएक्शन का रिएक्टिंग सिस्टम है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। और ये जो लॉ है बहुत अलग तरीके से भी बताया गया है, जैसे कि इसको अनदर वे में भी लिखा गया है कुछ बुक्स में। कुछ बुक्स में इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट वे है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। दूसरा क्या कहता है? एनर्जी है सिस्टम की, द एनर्जी ऑफ सिस्टम that is isolated from its surrounding is constant। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट ही होगी। ना तो एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, ना ही उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है, क्या एड ऑन हो रही है। ठीक। तो
ये भी सेम ही बात, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है। देखो मान लो कोई एक स्टार जो है वो डेड हो रहा है, उस स्टार के डेड होने से अगर वो लुमिनस था, उसमें से हीट और लाइट मिल रही, तो बाकी प्लैनेट्स में हो सकता है लाइफ भी जनरेट हो रही है। उस स्टार के डेड होने से बाकी प्लैनेट्स की लाइफ डेड होगी। मान लो जो हमारा सन है, जिस दिन ये डेड हो जाएगा, हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। मान लो तब तक मार्स पे हमने लाइफ बना ली, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाई। कब तक हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते रहेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किससे आएंगे, हमें किससे मिलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सन की लाइट और हीट से। अगर सन की हीट नहीं मिलेगी, जो पानी है वो जमना शुरू हो जाएगा, सब जगह ठंड हो जाएगी, राइट? तो पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें, तो एक टाइम पे आके जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो स्टार न्यूट्रन स्टार बन जाता है। तो अगर ये स्टार किसी और न्यूट्रन स्टार के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अब तक उसने एनर्जी सेव की है, सारी तरह रिलीज करेगा, जिससे कुछ अरबों खरबों सालों बाद नए यूनिवर्स उसी एनर्जी से बनेगा, जो एनर्जी उसने रिलीज की है। ठीक है, तो ये सारा कुछ चलता रहता है पूरे यूनिवर्स में, अलग अलग गैलेक्सीज को। ठीक है, अब इस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, उसका प्रूफ क्या है, क्या जस्टिफिकेशन है कि ये लॉ वैलिड है, ये सही है? देखो बेटा, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ कोई नहीं है, इसको किसी ने लिख के नहीं बताया। लिखा तो है जिसने भी, लेकिन इसका उसने शब्दों में या एग्जाम्पल्स में बयान नहीं किया, उसने इसको एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाया। और प्रैक्टिकल लाइफ में हर बार ये जो लॉ है वैलिड ही ठहराया। जैसे कि कोई भी मशीन है, हम ऐसी कोई मशीन बना ही नहीं सकते जो कि एनर्जी यूटिलाइज ना करे। मान लो आपने एक कार ले ली, ठीक है, या आपने एक कार बना ली, तो आप कह रहे कि इसको पेट्रोल की जरूरत नहीं है, डीजल की जरूरत है, तो इसको कुछ तो फ्यूल चाहिए, कहीं से तो ये एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। तो इसको एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रिक कार बनाई है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर कार मूव करेगी। ठीक है, सोलर है तो सोलर से बनेगी। मान लो आप बड़े ज्यादा तेज हो गया, आपने वाटर को ही इस कार का फ्यूल बना लिया, वाटर के अंदर जो एनर्जी है उसको वो यूटिलाइज करेगा, तो यूटिलाइज करके वो कार को मूव करवाएगा। ठीक है, अगर ये लॉ ट्रू नहीं होता, मान लो कि अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ हमने कुछ भी नहीं डाला कार में, स्टिल ये कार मूव करी, तो हम ये कह सकते कि हाँ ये लॉ गलत है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। कोई भी चीज, आप मोबाइल फोन ले लो, उसको चार्ज करना पड़ता है, तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उसको चार्ज करना पड़ता है, कोई भी मशीन है वो अगर चार्ज नहीं करनी पड़ती, उसकी बैटरी होगी, बैटरी नहीं है तो उसको डायरेक्टली प्लग इन करके स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, राइट? तो कहीं ना कहीं से उनको एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिर जेम्स जूल, नाम जूल, जो बहुत ही फेमस हमारे पास वैज्ञानिक है, उन्होंने एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कन्वर्ट किए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, वर्क को कन्वर्ट किया था हीट एनर्जी में। तो जब उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कहा हर 4.183 जूल जब वर्क डन होता है, इतनी अमाउंट में जब वर्क डन होता है, जब हर एक्सपेरिमेंट में जब इतना वर्क डन हो जाता था, तब उस वक्त 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी। तो कन्वर्जन ही होगी एनर्जी की, वर्क से हीट में जा रहा है। ठीक है, तो उसने ये भी बताया कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क भी प्रोड्यूस होगा जब हम सेम अमाउंट ऑफ हीट को यूटिलाइज करेंगे टू प्रोसेस द वर्क। फिर आता है एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन से कंजर्व रहती है। हाउ? तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ले रहे हो, मान लो, अब इसको मैं 1 मिनट इरेज कर दूं, मेरे पास मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी, 286.4 किलो जूल मोर इन वर्क की।
कितनी एनर्जी है कंज्यूम कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इतनी अमाउंट में एनर्जी की कंज्यूम करती है। जब 1 मोल ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू, यानी कि लिक्विड फॉर्म से किसमें चला जाता है, गैसेस फॉर्म में, गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये है इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट हो जाती है, जब इतना लिक्विड जो है प्रोड्यूस कर देते हैं ना गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मेरे पास है H2 है लिक्विड फॉर्म में, इतनी एनर्जी हमें पता है कि पता है, ठीक है, किलो जूल। फिर H2 गैस, तो हाफ, कितना मॉलिक्यूल मेरे पास, सिंगल का पता है। और अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, उल्टा प्रोसेस कर दूं, दोनों गैसेस फॉर्म में है, दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास अगेन वाटर आएगा, और उतनी ही अमाउंट ऑफ जो मेरे पास एनर्जी है वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट्स जो हमें अभी तक बताए गए हैं उसके बारे में होंगे। अब करते हैं सब मैथमेटिकल। Now the mathematical proof for the mathematical expression for the first of thermodynamics हमें क्या कहते हैं, इसमें हमें कुछ assumptions लेनी पड़ेगी। एक जनरल सा केस हम करते हैं जिसमें चेंज ऑफ स्टेट आया है बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो मेरे पास एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी को दो तरीकों से मैंने चेंज कर दिया। पहला, पहले मैंने क्या, हीट को उस सिस्टम के अंदर जाने दिया, या आप कहते थे हीट को बाहर जाने, कोई भी एक कंडीशन ले लो कि हीट को अंदर जाने दिया चाहे बाहर जाने दिया, यानी कि हीट का एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है। जब एक्सचेंज ऑफ हीट होगा ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, हमने कल किया था, परचेज किया था। फिर चाहे आप ऑन द सिस्टम वर्क डन करो, चाहे बाय द सिस्टम वर्क डन हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्क डन हो रहा है। तो मेरे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली क्यू हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, और उससे क्या है इंटरनल एनर्जी में बढ़ावा आ गया, एब्जॉर्ब की है तो क्यू हीट प्लस हो जाएगी, U1 प्लस क्यू आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। अगर हीट रिलीज होती है इवॉल्व होती है तो माइनस क्यू होती है। ठीक है, और वर्क क्या है, इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या चाहिए, U1 जो प्रीवियस थी प्लस दिस, अगर बाय द सिस्टम होता तो माइनस W होता। तो मैंने U1 इधर ले, U2 माइनस U1 क्या आ गया, Q प्लस थ्री, Q प्लस W, U2 माइनस U1 के चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू heat added to the system plus W के work done on the system। तो ये मेरे पास आ गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया फॉर दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और अगर मान लो सिस्टम जो है सराउंडिंग के ऊपर वर्क करे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, तो डेल्टा यू आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि जब होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ये भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अगर प्रेशर वॉल्यूम वाले टर्म में उसमें हमारे पास W की कुछ और वैल्यू आई थी, है ना, उसमें W क्या था, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर टाइम्स डेल्टा D। इसको अगर इसके अंदर ऐड करें, प्लस वाले के अंदर ऐड करते हैं, डेल्टा U Q माइनस सी एक्सटर्नल डेल्टा V। इस प्रोसेस को कब किया जाएगा, जब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, ये इक्वेशन तब आएगी जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम वरी कर रही है बार बार तो हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या है, जीरो हो जाएगा।
ठीक है, मान लो बरी करिए तब भी मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, तब उस केस में डेल्टा वी जीरो होंगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तब डेल्टा वी जीरो होगा, सारी टर्म जीरो होगी। तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा, क्यू। बी क्यों डाला मैंने यहाँ पे, दैट मीन्स हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलरली अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो, तो वहां पे कोई वर्क डन ही नहीं होगा, क्यों, हीट नहीं एक्सचेंज होगी, तो कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा, बस डेल्टा यू जो है मेरे पास जीरो हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी होएगा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब थोड़े से हम सब केसेस कर देते हैं। सब केसेस में क्या, मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर, डेल्टा इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन है। अगर इसको मैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो, अगर मेरे पास हो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, ऐसे केस में मेरे पास क्यू जो माइनस डब्ल्यू टी को लाएगा, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, इस केस में मेरे पास सी टी होगी। अगर मेरे पास हो तो उसमें वैल्यू फिल इन कर देंगे ना, आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। अगर मेरे पास हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, उस केस में ना हम आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ते चलते हैं, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी लॉग डी एफ ओवर वी आई। ठीक है, अब ये मान लो मैंने लॉग जो है यहाँ पर एल एन वाला दे लिया, जो एल एन वाला लॉग है उसको एल ओ जी वाले लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आगे 2.303 लग जाता है एन आर टी। थोड़े लॉग के रूल्स होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही वाले करते हैं। अब हमने कुछ एक्सप्रेशन किए थे जिसमें मैंने बताया था कि ये प्रेशर के इक्वल होता है, प्रेशर भी डाल सकते हैं, एन आर टी लॉग पी आई ओवर पी एफ। ठीक है, अब अगर मैं लूँ एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज अगर याद हो तो उसमें तो चेंज ऑफ हीट कुछ होता ही नहीं, क्यू जीरो होता है, क्यू जीरो है तो वो वर्क डन एडियाबैटिक पे इक्वल आ जाएगा बस। अभी एक चीज नोट करने वाली है, जो एनर्जी है ना वो अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है, ये हमने पहले पढ़ा था, एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो चेंज इन एनर्जी जो डेल्टा यू आ गया मेरे पास, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, पाथ पे कोई फॉलो कोई नहीं, मतलब कि ध्यान देगा, सिर्फ जो ये है ये स्टेट फंक्शन है, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन इनकी जो एडिशन होगी वो स्टेट फंक्शन कहलाएगी। ठीक है, और आइडियल गैस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कोई आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज में मतलब ये आइसोथर्मल में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, तो डेल्टा यू मेरे पास जीरो होता है, तो क्यू प्लस वी सॉरी डब्ल्यू जीरो होगा, फिर माइनस डब्ल्यू की इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स जो हीट है सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, वो कितनी एब्जॉर्ब की जाएगी, जितना कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम या वर्क डन होएगा बाय द सिस्टम। ठीक है, मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें याद रखने के लिए, याद रख क्या रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, हीट एंड वर्क, जो साइंस है डब्ल्यू और क्यू के इंटरनल एनर्जी चेन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर हमने साइन गलत लगा रही है, हमारा पूरा का पूरा आंसर इसमें गलत है। जब डब्ल्यू और क्यू जो है पॉजिटिव होगी, इट मीन जो एनर्जी है वो सप्लाइड की जा रही है टू द सिस्टम, दैट मीन्स वर्क है उसको
उससे जो हीट है, उससे जो हीट जनरेट हुई है उसको सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है, जिससे इंटरनल एनर्जी जो बढ़ रही है सिस्टम की। अगर डब्ल्यू और क्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स एनर्जी ने सिस्टम को छोड़ दी है एज वर्क या हीट। वर्क भी बाय द सिस्टम हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस केस में इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन थोड़े से देख लेते हैं। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस वक्त क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम में, वो बढ़ रही है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है तो उस केस में क्यू क्या है, नेगेटिव है। मान लो मैंने 25 किलो जूल की हीट को सप्लाई कर दिया, तो क्यू क्या आ जाएगा, प्लस के 25। अगर मैंने इवॉल्व कर दिया तो क्यू क्या आ जाएगा, माइनस के 25। सिमिलरली होती है वर्क की बात। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है, मान लो मेरे लिए सारा काम तुम कर रही हो, मेरी तो मोचे है, मेरी मोचे है, तो मेरे लिए तो वर्क डन पे पॉजिटिव निकला। समझ में आई? लेकिन अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या तो कह दो बाय द सिस्टम, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑन द सराउंडिंग वर्क डन किया जा रहा है। ऑन द सराउंडिंग कौन वर्क डन करेगा, तुम्हारा सारा काम मैं कर रही हूँ, मेरे लिए क्या है, मेरी तो मोचे नहीं है, तुम मेरे लिए सराउंडिंग हो, मैंने सारा काम तुम पे कर दिया, या मेरा सारा काम तुमने अपना सारा काम मेरे से करवा दिया, मेरे से काम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो उस केस में मेरी मोजे नहीं है, मेरे तो सोचे हैं। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो इसको कुछ साइन कन्वेंशन ये याद रखने के तरीके है, ठीक है, वो बता रही हूँ। हाँ जी, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका देख लेते हैं। हीट जब एब्जॉर्ब हो रही है तो अंदर जाएगी, वो अंदर जाएगी तो पॉजिटिव होगी। जब इवोल्व हो रही है तो बाहर निकल रही है हीट, बाहर निकल रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या, नेगेटिव होगी, हीट भी नेगेटिव लगेगी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, इसमें डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, ये वाला। अगर बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव होगा। क्लियर? तो इसका एक और टॉपिक है, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साइन कन्वेंशन याद रखने जरूरी थे, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपके न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस के आंसर होंगे, इसलिए इसके ऊपर मैंने ज्यादा टाइम लगाया। ये जो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, मतलब मान लो मेरे पास एक सिस्टम है ए, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सिस्टम सी, इनकी दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है। और अगर मेरे पास बी है, बी सिस्टम है, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, ये लिख रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ। तो जो ए और सी है, ये ए और सी का रिलेशन अलग है, बी और सी का रिलेशन अलग है। ठीक है, तो सॉरी, जो इन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी भी आपस में, दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर सम प्रोसेसेस। मेरे पास पहली प्रोसेस है कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम जो है एब्जॉर्ब कर रहा है 428 जूल ऑफ हीट। ठीक है, एंड डज वर्क
286 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग। इसके लिए मैंने इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करी, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव 428 जूल। What does the work on its surroundings? On its surroundings means work is done by the system. इसमें W के माइनस 286 जूल। चेंज इन एनर्जी लेके आना, Q प्लस W होता है, Q आ गया 428, 286 माइनस का, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करके मेरे पास क्या आएगा, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 142 जूल। मेरे पास चेंज इन एनर्जी। सिमिलरली और करते हैं इसके जैसे ये आप करके बताओगे मुझे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कितना 62 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड 128 जूल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। कैलकुलेट डेल्टा यू। जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। Q प्लस W, Q ट्रांसफर टू द सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग को ट्रांसफर कर मीन हीट बाहर निकली, माइनस 120 प्लस 62, माइनस होगा 8 में से 2 गए 6, 12 में से 6 गए 6, माइनस 66 होगा। अब इस माइनस का क्या मतलब है, जो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज डिक्रीज हो रही है बाय 66 जूल। ठीक है, आज क्या करना है, आज का होमवर्क है, अभी पहले तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके असर्शन रीजन बहुत बन के आते हैं। ठीक है, केस स्टडी भी अच्छी सी बन के आ जाती है इसकी। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इसके मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, आपने सॉल्व करने हैं।